आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और मेरे प्यारे बच्चों, एचटेट का आपका आने वाला जो पेपर है उसके अंदर आप लोगों को 10 नंबर के हरियाणा के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब 10 नंबर की हरियाणा जीके आएगी आपके पेपर में। तो हम लोग प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को एक एक करके डिटेल से डिस्कशन में लेके आ रहे हैं। जो आपके पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, जिसमें स्पेशली आपका पीजीटी एग्जाम है, उसमें थोड़ा सा विस्तार से डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी को ही मद्देनजर रख के ये वाली क्लास में आप लोगों के आगे दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट सीख लेते हैं। आप लोगों से एक सवाल पूछा था, हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मतलब सवाल का इशारा है एचपीएससी की तरफ। तो चलिए एचपीएससी बोर्ड की तरफ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको आने वाले 10-15 मिनट में सिखा देता हूं। पहली बात यह है कि इस सवाल का ठीक आंसर आपको क्या देखना था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो सही आंसर हमारे पास था सर दरबारी लाल गुप्ता, इस सवाल का सही आंसर था। लेकिन आपको समझना है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना सर, ये कब बना था। तो पहली बात है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मतलब जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत ही ये अलग राज्य हरियाणा अपना बना था। 35.18% हरियाणा राज्य को मिला था। उसी समय ही ये बोर्ड बना था। हेडक्वार्टर कहां पे है सर? हेडक्वार्टर पंचकुला में है। सर इसका नेचर कैसा है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक निकाय है। मतलब इसका आर्टिकल में कहीं ना कहीं मेंशन होगा इसी करके ही जिस भी संस्था का नाम संविधान के अनुच्छेद में लिखा है वो संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र होती है। मतलब जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग एक प्रकार की गवर्निंग बॉडी है, वो कोई संवैधानिक निकाय नहीं है एक्चुअली। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या है सर? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 14 में आर्टिकल 315 से 323, मतलब 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन, उनके सदस्यों की नियुक्ति, उनको हटाने की प्रक्रिया, उनके काम, इनके बारे में सब बताया गया है। जैसे आर्टिकल 315 ये कहता है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ और राज्य मतलब जो यूनियन टेरिटरी है और या स्टेट है, इनके लिए एक आपका जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की जाएगी। तो पूरा नाम आपके पास में है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में हरियाणा लोक सेवा आयोग कहते हैं। कैसी टाइप की बॉडी है? तो सवाल पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे करके सवाल भी देते हैं, इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा नहीं है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको थोड़ा इशारा कर देता हूं, धुंधली यादों में कहीं आपको ये याद आ भी जाएगा। अगर आप सीईटी का पेपर दिए थे ना तो आपको शायद याद होगा, उसमें एक क्वेश्चन था एक शिफ्ट के अंदर कि इसमें से संवैधानिक निकाय कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इस पे भी ध्यान देना है आपको। आर्टिकल 315 से 323 तक है, स्टेट हरियाणा है, हेडक्वार्टर पंचकुला है। अब इनके जो मेंबर होंगे उनका कार्यकाल या तो 6 साल या 62 साल, मतलब कोई भी इनमें से पहले पूरा हो जाए। 6 साल लगातार होगा या हो सकता है कि एज 62 साल की पूरी हो जाए, तो इनमें से जो भी पूरा होगा, मतलब विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं? ये गवर्नर को देते हैं। मेन काम इनका है हरियाणा गवर्नमेंट की ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट करवाना इनका मेन काम है। ये बोर्ड बना कब था सर? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। करंट में इसके चेयरमैन कौन है? श्री आलोक वर्मा जी है, जो कि आईएफएस रिटायर्ड है। और ये कब तक रहेंगे सर? ये 22 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। 2020 में बने थे तो 26 तक, मतलब इनके पास टोटल 6 साल का कार्यकाल है ही है। सबसे पहले कौन थे? श्री दरबारी लाल जी गुप्ता है। इनको अपॉइंट कौन करता है सर? गवर्नर ऑफ हरियाणा। इसके साथ साथ इनको रिमूवल जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट नहीं होता है, पर प्रेसिडेंट के द्वारा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करवाई जाती है। उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब एक सवाल आता है सर, एचपीएससी के काम क्या होते हैं, मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहला मेन फंक्शन है तो स्टेट सर्विस के लिए एग्जाम करवाना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट ये करवाते हैं। इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको वाइवा वॉइस भी कहते हैं, वो करवाते हैं। गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट रूल्स पर एडवाइस भी देते हैं। प्रमोशन है, ट्रांसफर है, इसके अलावा डिसिप्लिनरी मैटर्स के में गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट जो गवर्नमेंट को यही भेजते हैं। आर्टिकल 320 में पब्लिक सर्विस कमीशन की फंक्शंस में रिक्रूटमेंट मेथड, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन, ट्रांसफर और डिसिप्लिनरी मैटर्स पर जो है ना वो कंसल्टेशन, वो सब कुछ शामिल है आर्टिकल 320 के अंदर ये बातें।
सर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर ये भर्ती करवाते हैं? तो जैसे ग्रुप ए की सबसे बड़ी पोस्ट है एचसीएस की, अभी रिसेंटली अप्रैल महीने के अंदर इसका एग्जाम भी हुआ था। हर साल तो नहीं होता बट हाँ ठीक है, कई बार डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी वैकेंट है। इसके अंडर अब कई सारी पोस्ट और भी आती है, जैसे डीएसपी की पोस्ट है, ईटीयू है, एईटीयू है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीजीटी है, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, साइंटिफिक ऑफिसर है, लेक्चरर हुए हैं, या मेडिकल ऑफिसर टाइप की कोई पोस्ट होती है, तो उनको अपॉइंट करवाने के लिए, उनको उनके लिए रिक्रूटमेंट के लिए यही बोर्ड जिम्मेदार है। एक बोर्ड हरियाणा में एचएसएससी भी है सर, तो इन दोनों में क्या फर्क है? ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वैसे मुझे आप कमेंट में बताना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो स्थापना है वो कब हुई थी? हिम्मत सिंह इसके करंट में चेयरमैन है, वैसे एचएसएससी के, कैथल से हैं वो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है एचएसएससी, मतलब एचएसएससी को संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ एक स्टेट बॉडी जिसको कह सकते हो आप लोग, एक वैधानिक निकाय कह सकते हो आप लोग। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट पे भर्ती करवाता है, ये ग्रुप सी और डी पे भर्ती करवाता है। ये ऑफिसर लेवल रिक्रूटमेंट होती है, इसकी स्टाफ लेवल रिक्रूटमेंट होती है। इसके एग्जाम एचसीएस है, डीएसपी है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसमें क्लर्क है, पटवारी है, पुलिस है, कांस्टेबल है, इस टाइप की वैकेंसी को फुलफिल करता है कौन? एचएसएससी करता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, पीजीटी टीजीटी लेवल के क्वेश्चनों में थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी ध्यान से सुनना आप लोग। देखो सर स्ट्रक्चर क्या है सर इसका, तो एचपीएससी के अध्यक्ष जो होते हैं ना, इनके अध्यक्ष और इनके जो मेंबर होते हैं, मतलब चेयरमैन और जो भी मेंबर है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हरियाणा के राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है और स्वतंत्र रूप से की जाती है, कोई ऐसे परामर्श सलाह लेने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं यहाँ पे। अगली बात मैंने आपको बताई कि इनके कार्यकाल की तो 6 साल की अवधि तक का कार्यकाल या 62 साल की उम्र होती है, जो भी पहले पूरा हो तब तक के लिए ये चलेगा। इसके अलावा रिमूवल प्रोसेस की बात करते हैं, यद्यपि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन अध्यक्ष या किसी मेंबर को हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति जी के पास में ही है। उन्हें अगर कोई दुर्व्यवहार पाया जाता है या कोई कदाचार है या कोई संविधान के नियमों का पालन नहीं किया है या देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे कोई ऐसा मैटर आया है, तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा के फिर उनको हटाने की पूरी प्रोसेस होती है। अच्छा, परीक्षाओं का आयोजन में मैंने अभी बताया आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी है, जैसे एचसीएस की जैसे भर्ती हो गई है। इसके अलावा सिविल सेवाओं में जो प्रमोशन है या एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर है या कोई अनुशासन से संबंधित कोई काम है, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन अगर होता है तो भी यही काम करता है एचपीएससी ही। सबसे पहले अध्यक्ष तो मैंने अभी बताया था आपको, दरबारी लाल जी थे, दरबारी लाल गुप्ता, ये एचपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। 1 नवंबर 1966 को कार्यभार संभाला था। एग्जाम में यही क्वेश्चन मैक्सिमम रिवाइज हुआ है। दूसरे अध्यक्ष इस आयोग के थे श्री एम.एल. बत्रा जी थे। श्री मनबीर सिंह भडाना जो है ना, उन 2011 से 2016 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। श्री आर.के. पचनंदा साहब जो है ना 2018 से 2020 तक रहे, और आगे आलोक वर्मा जी अभी करंट में इसके अध्यक्ष हैं। ये 20वें अध्यक्ष है। अगर संख्या वाइज बात की जाए तो नंबर आलोक वर्मा जी 20वें हैं। कार्यभार इन्होंने 23 अक्टूबर 2020 को लिया था और 22 अक्टूबर 2026 तक इस पद पे रहेंगे। सबसे पहले में दरबारी लाल जी थे और इनसे पहले जो थे ना वो रंजीत कुमार जी थे। एचपीएससी के मेंबर में आपको ये बात भी याद रख लेना है कि इसके मेंबर कितने होते हैं। तो शुरुआती दौर में तो वैसे राज्य लोक सेवा आयोग के कोई ऐसे फिक्स मेंबर की संख्या नहीं थी, लेकिन 2030 में क्या किया सरकार ने, कुछ नियमों में संशोधन किया और पहले 8 जा रहे थे, 8 से घटा के फिर 5 कर दिया। ऐसे कोई फिक्स पहले राज्यपाल जी ने या कोई ऐसे निर्धारित नहीं रखे थे, पर 8 चल रहे थे, 8 से घटा के कर दिया गया, उनको 5 कर दिया। और अब वर्तमान में क्या कर दिया सर, एचपीएससी की संरचना में 1 अध्यक्ष है और 5 मेंबर है, मतलब टोटल कितने हैं? टोटल 6 हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है सर इनकी, मतलब योग्यता क्या है? तो देखो संविधान के अकॉर्डिंग आयोग के मेंबर्स के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता ऐसे तो निर्धारित नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है सर कि आयोग के कम से कम आधे, मतलब 50% मेंबर है, मतलब टोटल जो है ना एग्जांपल से जैसे 6 हैं तो 6 में से आधे कितने हो गए? 3 हो गए। तो कम से कम 3 ऐसे होने चाहिए जो सरकार, राज्य सरकार, मतलब केंद्र सरकार में हो सकते हैं, भारत सरकार में या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल तक उन्होंने कोई काम किया हो,
किसी ऐसे डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रहे हो या कोई ऐसे जिम्मेवारी वाला काम संभाला हो, ऐसा एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। अनिवार्यता है ये, योग्यता में तो कोई खास मेंशन नहीं किया गया है। यदि अध्यक्ष का पद खाली हो जाए, मान लेते हैं कोई अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा, तो राज्यपाल ही आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल जी अपॉइंट करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए जब तक कोई और नहीं चुने जाते तब तक के लिए एक्टिंग वो चेयरमैन रख सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 316 में 316 में कहा गया है। अच्छा सर, तो एक बात और याद रखना सर, इसमें मेंबर कौन कौन है? अब वैसे तो इसमें 5 मेंबर होने चाहिए, लेकिन एक मेंबर अभी थोड़े टाइम पहले ही इससे मतलब उनका सेवानिवृत्ति हो गई थी, तो टोटल अभी 4 है। एक पोस्ट वैकेंट है फिलहाल के लिए, एज ऑफ नाउ की बात कर रहा हूं मैं। तो चेयरमैन तो आलोक वर्मा जी है, बाकी मेंबर में श्री आनंद कुमार जी हैं, इसके अलावा श्रीमती ज्योति बेंदा है, इसके अलावा श्रीमती ममता यादव है, इसके अलावा डॉक्टर सोनिया तिक्का है। ये मेंबर हैं इसके अंदर। और ये 2020 में FN आपको याद नहीं करने, ये फोरनून आफ्टरनून हो तो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है ये। इनका कार्यकाल जैसे आलोक जी का 2026 तक है ही है, आनंद जी का 2027 तक है, ज्योति जी का कार्यकाल 2028 तक का है, ममता जी का कार्यकाल 23 से लेके 29 तक का है, सोनिया जी का कार्यकाल 23 से लेके इनका भी 29 तक का है। ये तो रिसेंट ही अपॉइंट हुए थे 23 में मतलब। तो चेयरमैन की और मेंबर्स की सर सैलरी कितनी होती है? सैलरी बेसिक चेयरमैन की होती है 2,25,000, DA मिलता है 1,35, तो टोटल 3,60,000 पर मंथ बैठती है। मेंबर की मिनिमम 1,82,000 से 2,24,100 तक जा सकती है, और मतलब लगभग 3.5 लाख तक मैक्सिमम सैलरी जा सकती है। वो डिपेंड करता है सीनियरिटी पे और बाकी कुछ और चीजों पे भी। HPSC ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ना चेयरमैन और मेंबर 1 ये सब दे रखा है। अभी रिसेंटली एक रिटायर्ड हुए राजेंद्र कुमार जी, ये अभी अप्रैल 2026 तक ही इनका कार्यकाल था वैसे। इसके अलावा जो है ना सर, पहले अध्यक्ष तो मैंने आपको ठीक है दरबारी लाल जी बता ही दिया है, दूसरे थे श्री ML बत्रा जी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से अध्यक्ष थे जो सैन्य पृष्ठभूमि वाले अध्यक्ष रहे हैं इसमें? तो इनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DP वत्स साहब थे। ये HPSC के अध्यक्ष भी रहे थे, जो बाद में राज्यसभा के मेंबर भी बन गए थे। इसके अलावा मनबीर जी, RK जी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ आर्टिकल्स पे बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 316 है, नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित हो गया। आर्टिकल 317 है, ये हटाने और निलंबित करने की प्रक्रिया है। और इसके अलावा 316 में सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब एक बार यहां से रिटायर्ड होते हैं तो वो UPSC में तो जा सकते हैं, बाकी सरकार के किसी लाभ के पद पे नहीं जाएंगे वो। HPSC के अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद में भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई नौकरी नहीं करेंगे, सिवाय UPSC का अध्यक्ष या मेंबर बनने के। इसके अलावा और किसी डिपार्टमेंट में वो नहीं जाएंगे वो, ठीक है। और हालांकि मेंबर है तो वो अध्यक्ष तो खैर बन ही जाएगा। तो 315 में लिखा हुआ है यूनियन और स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। 316 में चेयरमैन और मेंबर की अपॉइंटमेंट है या टेन्योर है। 17 में रिमूवल और सस्पेंशन है। 18 के अंदर लिखा है सर्विस कंडीशन है। और इसके अलावा 319 के अंदर ऑफिस छोड़ने के बाद रिस्ट्रिक्शंस है। 20 में फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है। 21 में लिखा हुआ है फंक्शंस को एक्सटेंड करने की पावर। 322 में एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमेटीज है। 323 में एनुअल रिपोर्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इनका करंट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है ये क्या रहना चाहिए। इसके अलावा आता है इंडिपेंडेंस ऑफ HPSC की स्वतंत्रता, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की थोड़ी पॉसिबिलिटी रहती है। देखो ऐसा है कि संविधान निर्माताओं ने HPSC को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने के लिए कुछ खास प्रावधान रखे। पहला है कि सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं। कहने का मतलब है कि जो इनको सैलरी मिल रही है वो, या कोई भी इनको लाभ मिल रहा है, उसमें ये कोई कमी नहीं करेंगे, बढ़ा सकते हैं। अच्छा मान लो सर कमी कर दी तो कमी कर दी, या कुछ ऐसा कर दिया तो हो सकता है कि वो वहां पे गड़बड़ घोटाला करने लग जाए, इसलिए उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन जो है ना बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधा सा मतलब है, सोचो अगर सरकार HPSC के चेयरमैन का वेतन कम कर दे या भत्ते काट दे तो दबाव में आके सरकार की मनपसंद भर्तियां कर दे, कुछ ऐसा गड़बड़ कर सकते हैं मतलब। तो इसका मतलब है नियुक्ति के बाद वेतन भत्ते में नुकसानदेह बदलाव नहीं हो सकता। राज्यपाल शर्तें तय करते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं, फायदा बढ़ा सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट ये है कि HPSC का खर्च हरियाणा के कंसोलिडेटेड फंड से ऑटोमेटिक निकलता है। मतलब इनके लिए विधानसभा में चर्चा तो हो सकती है लेकिन कोई रोक नहीं सकता।
ऐसा ही कैग के लिए भी है, हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी है, यूपीएससी वालों के लिए भी सेम यही प्रोविजन सेम लगता है आपका। इसके साथ साथ चेयरमैन या मेंबर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच करवानी होगी। ऐसा नहीं कि सामान्य सरकारी आदेश दे दिया और इनको हटा दिया जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सामान्य सरकारी आदेश से इनको नहीं हटा सकते हैं। इनका कार्यकाल में मतलब इनके फंक्शंस में आर्टिकल 320 में यही आता है कि अच्छा, ये एचपीएससी की भूमिका ना केवल सलाहकार एडवाइजरी ही होती है ज्यादातर। ये सरकार को योग्य उम्मीदवारों की सूची जो है ना मेरिट लिस्ट बना के दे देगा, लेकिन सरकार उन्हें नौकरी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है नहीं। मतलब सरकार ये कर सकती है कि किस भर्ती को तुम कराओगे, किस भर्ती को एचएसएससी कराएगा। जैसे ए बी को दे दिया एचपीएससी को, सी डी को दे दिया किसको, एचएसएससी को दे दिया। तो ये भी एक इनके मतलब लिमिटेशन कह सकते हो, या फंक्शंस या लिमिटेशंस में आता है ये। इसके बाद में एचपीएससी का जो प्रशासनिक और सचिवालय का ढांचा कैसा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका। तो इसमें एक तो सेक्रेटरी की बात करते हैं तो एचपीएससी का एक सचिव होता है जो आमतौर पर एक वरिष्ठ आईएएस और एचसीएस अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। सचिव ही आयोग के सभी प्रशासनिक और वित्तीय कार्य देखता है। एक इसमें होता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है। यह पद परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शिता, गोपनीय तरीके से आयोजित करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे एग्जाम को छापना, उनको चेक करना, उनके रिजल्ट निकालना। इसके अलावा अध्यक्ष अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए अलग अलग मेंबर के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कमेटी वगैरह भी बनाते हैं ये। इसके अलावा जो है ना ये डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लेते हैं। एचपीएससी की भूमिका बड़ी है। मान लेते हैं कोई ऐसा अधिकारी है और उसने कुछ ऐसा कहीं पे करप्शन किया है, तो उनके लिए सरकार जो है ना एचपीएससी से परामर्श करना जरूरी होता है। जैसे किसी अधिकारी के रिकॉर्ड में चेतावनी दर्ज कर देते हैं, उसकी सैलरी रोक लेते हैं, उसका प्रमोशन रोक लेते हैं, उसकी पोस्ट को कम कर देंगे, उसको हटा देंगे। हालांकि एचपीएससी से सलाह मांगी जाती है, सरकार उस सलाह को माने ना माने वो सरकार पे डिपेंड है। मान लो कल को कोर्ट के अंदर वो अधिकारी जाके कहते हैं कि आपने एचपीएससी की सलाह नहीं मानी, तो मेरे जो आपने मेरे को नौकरी से हटाया है वो मेरे को रोक दो। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ सरकार सलाह लेगी, सलाह मानने की बाध्य नहीं होती है। मतलब एचपीएससी की सलाह मांगी जाती है, लेकिन यदि सरकार उस सलाह को नहीं मानती है तो भी अधिकारी अदालत में यह कह के कार्रवाई को रद्द नहीं करवा सकता है कि एचपीएससी से सलाह ली नहीं गई थी या एचपीएससी की सलाह मानी नहीं गई थी। सिर्फ सलाह देने का काम है, माने ना माने सरकार की मर्जी है वो। तो इसके अलावा जो है ना एक डीपीसी यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी बनती है। उसके अध्यक्ष भी हमेशा या तो एचपीएससी के अध्यक्ष होते हैं या कोई उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अधिकारी है, उनको एक पोस्ट से एचसीएस बनाना है, नीचे पोस्ट है जैसे एग्जांपल से नायब तहसीलदार है, उसको एचसीएस बनाना है, तो उनके प्रमोशन वाली जो कमेटी है उसके अध्यक्ष भी हमेशा कौन होंगे, एचपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए कोई मेंबर होंगे। एचपीएससी के अधिकार क्षेत्र से बाहर क्या रखा गया है, एक तो रिजर्वेशन पॉलिसीज है। मतलब जो बीसी, एससी या अन्य वर्गों की नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है ना, वो एचपीएससी के अंडर में नहीं है। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है। मान लेते हैं 1 साल से कम के लिए कहीं अपॉइंट करना तो डायरेक्ट सरकार अपॉइंट कर देगी, उसमें भी एचपीएससी का अधिकार नहीं है। उसके लिए एचपीएससी की परीक्षा या सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ग्रुप सी और डी निचले लेवल की भर्तियां हैं, उसमें भी एचपीएससी को बाहर रखा गया है। एक सालाना ये रिपोर्ट देते हैं, किसको देते हैं, आर्टिकल 323 के चलते हुए ये हर साल अपने द्वारा किए गए काम की एक पूरी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एनुअल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, और ये राज्य के राज्यपाल को देते हैं। ये राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधान मंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों सदन के मामले में केवल मतलब कहीं हरियाणा है, जैसे हरियाणा में एक ही है, विधान परिषद है नहीं, तो वहां पे रखा जाता है। यदि 1 साल मतलब पूरे साल के दौरान राज्य सरकार ने एचपीएससी की दी गई कोई सलाह किसी भर्ती या कोई भी प्रमोशन को लेके माना ही नहीं है, तो सरकार को इस रिपोर्ट के साथ साथ कारण बताओ ज्ञापन भी विधानसभा में पेश करना होगा कि उसने आयोग की सलाह को क्यों नहीं माना है या क्यों उसको कैंसिल कर दिया है, वो भी बताना जरूरी पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई सिविल सेवक है, उसके ऊपर सरकारी कर्तव्य ऑफिशियल ड्यूटी का पालन करते समय कोई कानूनी मामला कोर्ट केस दर्ज हो जाता है, तो वह अपने बचाव में अदालत में मुकदमा लड़ेगा, तो उसके द्वारा खर्च की गई कानूनी फीस, लीगल फीस की भरपाई भी राज्य सरकार के द्वारा ही की जाएगी। इस विषय पर भी सरकार एचपीएससी से सलाह लेती है एक्चुअली। ठीक है, सो ये आपका एक पूरा जो है ना कंप्लीट टॉपिक है एचपीएससी का, जो आप पीजीटी लेवल तक तो तैयार कर ही चुके हैं और बाकी जो आपके टीजीटी और पीआरटी लेवल तो हो ही जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा आपको मैं एक और क्वेश्चन के साथ में, और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आपको जितना भी जरूरी बातें होंगी आपके पेपर के लिए वो सब शेयर कर दूंगा आपके साथ। शुक्रिया, राधे राधे।
बताना जरूर सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है।